स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब सरकार द्वारा कोई भी नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है तो ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ हेडलाइंस कवर करती हैं स्टॉक मार्केट को, कि स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, कितना सेंसेक्स में उछाल आया या कितना निफ्टी गिरा। बजट का एग्जांपल लेते हैं कि दोनों इंडेक्सेस में डाउनफॉल देखने को मिला, तो वहां से कुछ रेफरेंसेस ड्रॉ किए गए कि भाई स्टॉक मार्केट और बजट आपस में वो मेल नहीं खा पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो इन्वेस्टर्स उनको लग नहीं रहा कि भैया नए बजट से कुछ मेजर ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। बट द पॉइंट इज दैट देयर वाज अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हम पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर देखते थे कि भैया मार्केट में क्या चेंज आएगा, बट अब वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है कि जहां हम मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पर समझते हैं कि अच्छा इकोनॉमी में किस प्रकार की ग्रोथ आएगी। इन दोनों में बहुत फर्क है और वही आज के हम सेशन में समझने की कोशिश भी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि जहां पर किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत सारे रिस्क्स भी क्रिएट हो सकते हैं। और वही रिस्क किस तरीके से पहले हमें ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिले हैं और वो रिस्क का जो रेप्लिकेशन है कैसे वो इंडियन इकोनॉमी में होता हुआ देखने को मिल रहा है, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन एक नया ट्रेंड, एक नई अंडरस्टैंडिंग आप जरूर डेवलप कर पाओगे कि किस तरीके से हमारे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर का जो प्रेजेंस है, जहां पर वो एक सपोर्टिव रोल में होना चाहिए था, वो मेन लीड रोल में यहां पर आ चुका है। तो ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो स्टार्टिंग का एक बहुत ही सिंपल से पॉइंट से शुरुआत करेंगे, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे किसी भी इकोनॉमी के दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को। एक है हमारा रियल सेक्टर और दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। तो बेसिकली रियल सेक्टर क्या है? ये वो सेक्टर है जहां पर आपके डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जा रही है, राइट। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या इवन ये सर्विस भी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये भी एक तरीके की रियल सेक्टर की सर्विस यहां पर मानी जाएगी। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर क्या है कि जहां पर भैया आपके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लोन्स दिए जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन होती हुई देखने को मिल रही है, बट पेपर के ऊपर है। मार्केट की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स वहां पर आ रहे हैं। दैट इज योर फाइनेंशियल सेक्टर। और दोनों के बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहता है। वो इंपॉर्टेंट रोल यहां पर क्या है कि रियल इकोनॉमी के जो आपके सेक्टर्स हैं, जहां पर आपकी कंजम्पशन होगी, एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगा, एंड फाइनेंशियल सेक्टर का भी उसमें रोल रहेगा, बिकॉज दिस फाइनेंशियल सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इसे हम कहते हैं कि प्लम्बिंग का काम यहां पर करेगा। माने कि अगर मेरा जो रियल सेक्टर है, जहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है, तो भैया उसको ग्रोथ के लिए जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट वहां पर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और वही फाइनेंशियल सेक्टर उस प्रकार का एक सपोर्टिंग रोल का प्ले करेगा, एक सपोर्टिंग रोल जो है उसका वो प्ले करेगा इस पूरे रियल सेक्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ में। बिकॉज अगर हम किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला कौन सा सेक्टर है? दैट इज ओनली द रियल सेक्टर। वहीं से आपकी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, लोगों के इनकम लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर का रोल है कि एक प्लम्बिंग का काम करना है, एक सपोर्टिंग रोल का यहां पर काम करना है। बट अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर खुद में इवॉल्व होता जा रहा है, कि पहले सिर्फ लोन देने तक का काम था, अब आपके इक्विटीज और बॉन्ड्स में काम हो रहा है। डेरिवेटिव्स जैसे जो आपके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स यहां पर की जाती है, कि जब बैंक को लगता है कि यार बहुत सारे लोन्स यहां पर दिए गए, उसी को एक पर्टिकुलर बंडल बना के एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर विद टाइम यहां पर इवॉल्व होता जा रहा है, और इसी के एवोल्यूशन के बेसिस पर जहां पर वो रियल इकोनॉमी को एक तरीके से कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करना चाहिए, वो खुद में एक बड़ा सेक्टर बन जाता है, कि जहां पर लोगों की इन्वेस्टमेंट रेदर देन इन द रियल इकोनॉमी, उनकी इन्वेस्टमेंट इसी फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी में होनी शुरू हो जाती है। और वहां से लोग, मतलब पॉइंट क्या है कि यहां पर पैसा नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके नहीं बनाया जा रहा, यहां पर पैसा बनाया जा रहा है किसके थ्रू? नया पैसा इन्वेस्ट करके, पैसे से पैसे क्रिएट करने की जो हम बात करते हैं, दैट इज द फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी। और इसी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत सारे कंसर्न्स डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड में अपने रख चुके हैं, राइट। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के केस में ही बात करें,
तो उससे पहले आईएमएफ की रिपोर्ट ने 2006 में इंडिकेशन दिया था कि जी हाँ, इस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर आ सकते हैं, राइट, कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर देख रहे हैं, इस सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर इस पूरे सिस्टम को समझना है तो कहीं ना कहीं ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंस कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ होगा ना। तो पहले अगर देखा जाए 1950 से लेकर 1970 तक के लिए जो आपका ब्रेटन वुड्स का सिस्टम भी वहां पर था, एक बहुत ही बोरिंग बैंकिंग सिस्टम यहां पर देखने को मिलता था कि टाइट रेगुलेशंस हैं, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल ग्रोथ के ऊपर यहां पर टारगेट किया जा रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं रखा जा रहा। फिर निक्सन शॉक आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम वहां पर कोलैप्स किया एंड धीरे धीरे इकोनॉमीज में मार्केट के बेसिस पर, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर एक लिबरलाइजेशन की लहर वहां पर आनी शुरू हुई, है ना जी, कि वहां से आया कि भैया अब डीरेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। इस सेक्टर को, जो फाइनेंशियल सेक्टर यहां पर एक सपोर्टिंग रोल का काम कर सकता है, उसका सपोर्टिंग रोल और बढ़ाया जाए। अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर कि यहां 1970 के समय पर यह नहीं कहा गया कि भैया हाँ जी ये फाइनेंशियल सेक्टर से हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे, नहीं नहीं, यहां पर यह कहा गया कि दिस फाइनेंशियल सेक्टर कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल, सो मेक श्योर कि उस प्रकार से रियल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सके। पर जैसे ही कैपिटल कंट्रोल्स यहां पर हटाए गए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो मेजर आउटफ्लो होना यहां पर शुरू हुआ, क्रॉस बॉर्डर्स फंडिंग यहां पर देनी शुरू की गई। अब हम देखते हैं ना, कैरी ट्रेड का फिनोमिना देख लो कि जापान में लो इंटरेस्ट रेट है तो लोग क्या कर रहे हैं, जापान से उधार लेके बाकी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी पैसे से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर उनके द्वारा कोई नया गुड्स नहीं क्रिएट किया जा रहा, कोई नई सर्विस जनरेट नहीं की जा रही। एक जगह से पैसा उठा के जहां पर कम इंटरेस्ट रेट है दूसरी जगह पर लगा रहे हैं जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है उससे अपना पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो वहां से आपका कैपिटल का एक्सप्लोजन होना शुरू होता है एंड वहां 2000 में फिर आते आते, नई सेंचुरी में आते आते फाइनेंस भैया ड्राइवर सीट पर आ जाता है कि अब भैया फाइनेंशियल एसेट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, रियल इकोनॉमी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और उन कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो बैंक के प्रॉफिट्स हैं या फाइनेंशियल सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। उसके एक बहुत बेसिक टाइमलाइन अगर यहां पर देखें तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जीडीपी, तो आप देखिए 1980 में ऑलमोस्ट 100%, 120% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी था। धीरे धीरे ग्रोथ हुई, 1990 तक भैया ये आपका 263% यहां पर पहुंच गया, 2000 तक 310% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी पहुंच गया एंड 2010 तक ये 316% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी पहुंच चुका है और उसके बाद तो फर्दर और इंक्रीज यहां पर होता ही गया है। तो मतलब इस प्रकार के जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन है ना, उनका साइज ज्यादा है देन द एक्चुअल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। यहीं से पता लग जाता है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर ने, जहां पर उसे एक प्लम्बिंग का काम करना था, सपोर्टिंग रोल का रोल निभाना था, वहीं अब ये पर्टिकुलर सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का फ्रंट लाइन का ड्राइवर बन चुका है कि भैया ये आगे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा। यूएस के केस में अगर देखा जाए फाइनेंशियल प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो भैया बढ़ता हुआ देखने को मिला। जो कंपनीज यहां पर प्रॉफिट्स कमा रही हैं, डोमेस्टिक प्रॉफिट्स यहां पर बन रहे हैं, 40% तक का जो प्रॉफिट है वह यही फाइनेंशियल सेक्टर के प्रॉफिट्स यहां पर कमाए जा रहे हैं। तो यूएस ने भी पर्टिकुलर ट्रेंड यहां पर फॉलो किया और इसी ट्रेंड के चलते जब फाइनेंशियल सेक्टर ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखना शुरू कर दिया कि पैसे से पैसा यहां पर कमाना है, नए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं करने हैं, तो उस केस में हमारी ऐसी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होनी शुरू होगी। और उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला आपका लेवरेज, कि जहां पर डेंजरस एसेट बबल्स क्रिएट होने शुरू हुए, मतलब कि बहुत सस्ते में उधार मिलना शुरू हो गया। कंपनी जो उधार को ले रही हैं, कुछ लोग उस उधार को लेके आगे जाके फर्दर नया उधार यहां पर दे रहे हैं। एसेट प्राइसेस का जो एक बबल है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है बिकॉज सस्ता उधार मिल रहा है, जिसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल अगर हम देखें तो जापान के केस में है। वहां पर भी तो रियल एस्टेट का एक बबल बना, राइट। सडनली फिर वो क्रैश हुआ, उसके बाद से वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड में जो गया, उसके बाद इतना समय हो चुका है, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बट अभी भी वो चाहते हैं कि भैया इकोनॉमी खुद से सेल्फ रिवाइवल मोड में वहां पर आ जाए, राइट। एंड मोर ओवर, हालांकि लेवरेज का तो एक ट्रेंड यहां पर एक इंपॉर्टेंट भी है एंड आई लाइक टू मेक श्योर कि यहां पर एक चीज क्लियर की जाए। हम किसी भी तरीके से नहीं कह रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। बिकॉज किसी भी नई कंपनी, किसी भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर अपने आपको एक्सपैंड करना है तो उसे चाहिए भैया उस प्रकार का फाइनेंशियल टूल जिससे वो खुद को एक्सपैंड कर सके। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं कि अगर ऐसा लगे कि हम किसी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर को ये कह रहे हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल जरूरत है। बट ओवर डिपेंडेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल सेक्टर कैन क्रिएट अ मेजर रिस्क, बिकॉज जब ऐसा ट्रेंड होना शुरू हो जाता है तो वहां से शॉर्ट टर्मिज्म, कि जहां पर पैसा छोटे समय के लिए वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कि जहां से क्विक रिटर्न्स बन सकें। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही पर्टिकुलर एग्जांपल है। कितने सारे लोगों ने यहां पर क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाना शुरू किया विद इन एंटिसिपेशन कि वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। इंडिया के केस में अगर देखा जाए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है, वहां पर कोशिश क्या की जाती है कि भैया पैसे से पैसा कमाने को मिले, है ना, शॉर्ट टर्म गेन्स यहां पर मिले। और कॉर्पोरेट्स भी फिर यहां पर क्या प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर कहीं से पैसा वो रेस कर रहे हैं तो उस पैसे से वो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्रिएट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि भैया जिन्होंने शेयर्स अभी तक मार्केट में भेजे थे उनको बाय बैक यहां पर कर लें, राइट। अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस ना करते हुए डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर फोकस किया जाए। आर&डी के ऊपर फोकस ना करते हुए कैसे करंट प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो शॉर्ट टर्मिज्म वहां पर आता है, और इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है वो भी यहां पर चेंज हो जाता है, कि जहां पर इन्वेस्टर कोशिश करता है कि यार मुझे नहीं, एक सीजनड प्लेयर के तरीके से, सीजन इन्वेस्टमेंट के तरीके से यहां पर काम करना है, कि लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऊपर फोकस करना है। वो लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऊपर फोकस नहीं करता, वो चाहता है कि साल 2 साल में उसका पैसा एटलीस्ट 20-30% यहां पर ग्रो कर सके, राइट। एंड जिसके कारण ये जो पूरा ये सिनेरियो है, जिसमें एक्चुअली में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो रियल सेक्टर में यहां पर काम करने वाले जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कोई मेजर चेंज नहीं आता। क्यों हम इस तरीके का फिनोमिना देखते हैं कि जहां पर लोगों की इनकम स्टेबल है या बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा, बट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखें तो भैया वहां पर तो मेजर चेंज आ रहा है। और वहीं से इनइक्वालिटी के कंसर्न्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इस प्रकार के फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने की जो एक स्किल सेट है, या उस प्रकार की जो नॉलेज बेस है, पैसे से पैसा कमाने का जो स्किल सेट है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास अवेलेबल है। देखने में लगेगा कि एक देश बहुत ज्यादा पैसा यहां पर कमा रहा है, बट एक्चुअली में वो नहीं कमा रहा। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कि अपनी अर्निंग्स को विद इन अ ईयर 4 से 5 गुना यहां पर बढ़ा पा रहे हैं, और वहीं से इन इक्वालिटी के कंसर्न्स यहां पर बढ़ते जाते हैं, कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एट द टॉप बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड सबसे जो कंसर्निंग फैक्टर है वो ये है कि अब इस पूरे ट्रेंड को देखते हुए उस देश की जो सरकार है, वहां की जो पॉलिसीज हैं, अब वो पॉलिसीज भी मार्केट ड्रिवन होनी शुरू हो जाती हैं, कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट्स, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द बैंक्स, दे आर बेसिकली फोर्स्ड टू प्रायोरिटाइज कि मार्केट स्टेबिलिटी बरकरार रखी जाए। उस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर निकाली जाए कि मार्केट कोलैप्स किया तो पॉलिसी के साथ साथ आपका पूरा जो नेचर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो भी यहां पर कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज नाउ दीज काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैव अ वेरी मेजर शेयर इन देयर ओवरऑल जीडीपी, इन देयर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वहां से एक सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि पॉलिसीज भी उसी तरफ जानी शुरू हो जाती हैं कि भैया हमें तो मार्केट को यहां पर स्टेबल रखना है। और सिमिलर कंसर्न हमें 2008 के क्राइसिस में भी यहां पर देखने को मिला, कि अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में एवोल्यूशन यहां पर आया, रिस्की लोन्स को सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू यहां पर सेफ एसेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। अगेन बबल पे बबल यहां पर बनता गया, राइट। अब हाउसिंग प्राइसेस जब आपके बढ़ने बंद हो गए तो मैसिव डिफॉल्ट्स होने शुरू हो चुके, कि हमने यहां पर यह नहीं देखा कि उधार पर उधार। आप जनरली एक थॉट प्रोसेस देखो कि यहां पर अगर कोई उधार दे रहा हो, 3 बंदों को उधार दे रहा हो, उसको ये मतलब है कि भैया मेरा कोई 2 बंदे यहां पर वापस कर दे, एक अगर नहीं भी देगा तो मेरा प्रॉफिट वहां से बन जाएगा। बट जो एक नहीं दे पा रहा, वो क्यों नहीं दे पा रहा, क्या उसकी इनकम लेवल नहीं बढ़ पा रही है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है, क्या कंसर्न है, इसके बारे में जिक्र कोई नहीं कर रहा। तो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर आपके हाउसिंग प्राइसेस बढ़ते गए, मैसिव डिफॉल्ट्स होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जितने भी आपके ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है ना, ये अब कोई नया गुड्स नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, इट इज द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो यहां पर डिफरेंट क्रिएट किए गए, वो अपनी वैल्यू लूज करते गए, जिसकी वजह से जब लेमन ब्रदर्स का जब वहां पर कोलैप्स होता है, तो भैया वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हमने एक इंटीग्रेशन इंटरडिपेंडेंस यहां पर इकोनॉमीज की क्रिएट करी है, तो भैया दुनिया भर के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड इस पूरे सिस्टम से बाहर आने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर स्पेंड किए जाते हैं सरकार द्वारा, उस प्रकार की क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं, टेपर टेंट्रम वहां पर आता है। मतलब एवरीथिंग इज नाउ बेसिकली बीइंग रिवॉल्व्ड अराउंड द फाइनेंशियल सेक्टर, कि सरकार की पॉलिसीज भी फाइनेंशियल सेक्टर के अराउंड यहां पर इवॉल्व करते हैं। इट इज नॉट जस्ट इन केस ऑफ यूएस, यूरोप में आप ग्रीस क्राइसिस को वहां पर देख लीजिए, राइट। उनको यहां पर क्रॉस बॉर्डर फंडिंग मिलनी शुरू होगी, बहुत सस्ते में मिलनी शुरू होगी, उन्होंने पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। रियल इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आ रहा, पैसा उधार लेते जा रहे हैं, एंड इन द एंड डिफॉल्ट वहां पर होना शुरू हो गया। फिर वहां पर यूरोप को उस प्रकार का बेल आउट पैकेज देना पड़ा। चाइना के केस में अगर हम देखें, रियल एस्टेट का डेट, माउंटिंग डेट था, बढ़ता गया, वो वहां पर कोलैप्स हुआ।
तो इन सभी सिनेरियोज में एक यूनिवर्सल पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिलता है। और यूनिवर्सल पैटर्न क्या है कि ठीक है, डेट ड्रिवन ग्रोथ जरूरी है, बट अगर डेट ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर ही हम रिलाय करेंगे कि उसी के थ्रू हमारा यहां पर इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, चेंज आएगा, दैट इज समथिंग जो कि एक गलत इंप्लीकेशन यहां पर क्रिएट करता है, राइट? क्योंकि डेट ड्रिवन ग्रोथ रिलाई करती है ऑन द राइजिंग एसेट प्राइसेस। कब तक? जब तक आपको बबल बर्स्ट नहीं करता, राइट? और जिसकी वजह से जो रियल इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्चुअली में प्रोडक्शन कर रहे हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की, उनको फिर अपने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज यहां पर बियर करने पड़ते हैं, जो कि अक्रॉस वेरियस फिनोमिनाज हमें यहां पर देखने को मिले हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि उधार देने के लिए यहां पर पैसा है, राइट? प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, रोटी खाने के लिए पैसा यहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, बस वो पैसा एक ही पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में रिवॉल्व होता जा रहा है, वो बबल क्रिएट करता जा रहा है, राइट? सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर कंसर्निंग फैक्टर है। अब सिमिलर ट्रेंड क्या हमें इंडिया में भी देखने को मिला? जी हां, काफी हद तक इंडिया का फाइनेंशियल रेवोल्यूशन भी ऐसा हुआ। अब हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पर बहुत सारे प्लान्स बनाए जा रहे थे कि भैया हमें बॉम्बे प्लान के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है, हमें सर्वोदय प्लान के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है। तो हालांकि जब हमारी आजादी के बाद जो हमने इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया, दैट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर बस एड करेगा, बाकी सरकार द्वारा ही मोस्टली काम यहां पर किया जाएगा, स्टेट लेड डेवलपमेंट यहां पर की जाएगी, राइट? बट पॉइंट यहां पर क्या है कि वो बहुत ही रेगुलेटेड था, बहुत ज्यादा कंसर्न्स थे, है ना, कि भैया एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, एंड बहुत ही कंट्रोल्ड लोन्स थे, और डिफॉल्ट्स भी वहां पर हमें होते हुए देखने को मिले। बट द पॉइंट इज दैट लोन्स वर बेसिकली गिवन टू द रियल इकोनॉमी, राइट? अब जब देश में जिस प्रकार के क्राइसिस वहां पर आए, 1990s का लिबरलाइजेशन पिवट यहां पर देखने को मिला, उसके बाद इस पूरे सेक्टर को यहां पर लिबरलाइज किया गया, जिसके बेसिस पर अब हम एक मॉडर्न हाइब्रिड इकोसिस्टम यहां पर बिल्ड कर चुके हैं, जहां पर मार्केट के प्लेयर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, फिनटेक हैं, बैंक्स हैं, इन सभी की यहां पर ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या वैसा ही कंसर्न इंडिया में भी कोई देखने को मिला है? जी हां, बिल्कुल। बिकॉज अगर फाइनेंशियलाइजेशन के केस में देखा जाए तो उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडिया का जो पाथ था फाइनेंशियलाइजेशन का, क्लियर बेनिफिट्स भी यहां पर मिले कि हाउस होल्ड सेविंग्स भैया आपके प्रोडक्टिव एसेट्स में वहां पर लगी, कि लोग कंपनीज के शेयर्स यहां पर खरीद रहे हैं, कंपनी को पैसा मिले, कंपनी वहां पर ग्रो कर सके, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट और इंश्योरेंस की एक्सेसिबिलिटी यहां पर बढ़ी, है ना, एक्सपेंशन यहां पर देखने को मिला, एंड मोर ओवर एक इनोवेशन के ऊपर भी हम यहां पर फोकस कर पाए। नाउ दैट इज द पॉइंट कि आप एक इनोवेशन के ऊपर भी फोकस कर पाए। ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो उस केस में बहुत सारे ऐसे केस, चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। सरकार चाइना की वहां 1980s के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने फोकस किया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उस प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से वहां के लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ी, एंड उसके थ्रू एक्सपोर्ट में एक मेजर डोमिनेंस वहां पर वो क्रिएट कर पाए। बट द पॉइंट इज कि वहां जो उधार दिए गए, है ना, स्टेट लेड बैंक्स ही वहां पर मोस्टली, अगर हम टॉप 4-5 बैंक्स वहां पर चाइना के निकालेंगे, सभी में भैया सरकार की पार्टिसिपेशन है, राइट? तो उन सभी बैंक्स के द्वारा जो लोन्स वहां पर दिए गए वो रियल इकोनॉमी को दिए गए, आपस में उसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आपस में ट्रेड नहीं किया गया कि अच्छा भैया ये लोन ले लो, इस लोन को तुम खरीद लो, इस लोन को तुम खरीद लो, देखो कितना प्रॉफिट यहां पर बनता है। नहीं, वो लोन्स एक्चुअली में रियल इकोनॉमी को यहां पर दी गई, और वही चीज यहां पर भी देखने को मिली। दैट इज द पॉइंट। अगेन आई लाइक टू रिपीट कि फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली उस प्रकार से एक इनोवेटिव मॉडल को यहां पर डेवलप करता है, जहां पर रियल इकोनॉमी जब उस फाइनेंस को यूज करती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन भी यहां पर देखने को मिलती है। बट फिर वही जब 2000 के बाद हमारे देश में मेजर बूम यहां पर आया, इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, बैंक्स ने यहां पर लोन्स देने शुरू किए, बट वही बात है कि जो एक बेसिक नेचर है, जो फंडामेंटल नेचर है कि रियल इकोनॉमी कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बेसिस पर आपका ये फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करना चाहिए, वो प्रिंसिपल हम कहीं ना कहीं भूल गए, और एक्सेसिव लेंडिंग यहां पर होनी शुरू होगी। एक्सेसिव लेंडिंग की वजह से जब पता लगा कि भैया 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि क्या स्थिति है हमारे देश के ऐसी कंपनीज की रियल इकोनॉमी की, तो वो हमें डगमगाती हुई देखने को मिली। फिर धीरे धीरे जब आरबीआई द्वारा अपनी थोड़ा सख्ताई बरती गई, एसेट क्वालिटी कंट्रोल जैसे मैकेनिज्म जहां पर लाए गए, फिर हमने क्या देखा कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं उनके तो भैया एनपीए लेवल्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, एंड हाईएस्ट एनपीए लेवल्स हमने फाइनेंशियल ईयर 2018 में यहां पर देखे, जो डेकेड था हमारा 2010 से लेकर 2020 तक का, कि एनपीएस को ही रिजॉल्व करने में यहां पर लग गया, बिकॉज ओवर फोकस यहां पर चला गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, राइट? कि जहां हमारी शुरुआत हुई थी कि अग्रेसिव लोन्स यहां पर दिए गए, और इनिशियली बिल्कुल रियल इकोनॉमी को लोन्स यहां पर दिए गए, बट द पॉइंट इज कि फंडामेंटल जो बेसिस थे कि क्या वो लोन बनता भी है देना, ओवर लेवरेज तो नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए। फिर उसी चीज को छुपाने के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स यहां पर की गई। फिर जैसे ही आरबीआई द्वारा एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट किया गया तो भैया एनपीएस यहां पर एक्सप्लोड कर दिए गए। फर्दर
एनपीएस का नंबर यहां पर कम लाया गया है, बट उसमें अगर आप देखें तो इसका ये मतलब नहीं कि एनपीएस का नंबर अगर कम आया तो बैंक्स द्वारा बहुत ही ड्यू डिलिजेंस या बहुत अच्छी लैंडिंग यहां पर की जा रही है। बहुत बार बैंक्स यहां पर अपने लोन्स को राइट ऑफ भी कर देते हैं। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। हमने आईएलएंडएफएस के क्राइसिस के बेसिस पर जो मेजर कंसर्न्स यहां पर देखे कि पहला डिफॉल्ट उनका 450 करोड़ का हुआ अपने इंटर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और कमर्शियल पेपर पर। फिर अगला उन्होंने सिडबी से जो यहां पर शॉर्ट टर्म लोन लिया था 1000 करोड़ का, वहां डिफॉल्ट कर दिया। टोटल भैया 91,000 तक का करोड़ का डिफॉल्ट यहां पर हुआ है इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, एक एनबीएफसी के सेक्टर के क्राइसिस की वजह से। ओवरऑल अब आप देखिए ना, नाउ द पॉइंट इज वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, वो धीरे धीरे होती है, राइट? वो एक सपोर्टिंग रोल का प्ले करेगा तो डेफिनेटली उसकी कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ेगी। बट उसमें अगर किसी प्रकार का क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, अब उसकी वजह से बाकी सभी के ऊपर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज जैसे ही ये क्राइसिस यहां पर आए, अब एनबीएफसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि जो बैंकिंग सेक्टर की प्रेजेंस लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पा रही, एनबीएफसीज उसको वहां पर लेके जा सकें। बट हुआ क्या, एनबीएफसीज के ऐसे क्राइसिस के बाद उसके बाद से इनके लिए ही खुद लोन लेना महंगा हो गया। अगर आप देखेंगे 2018-2019 के बीच में मेजर चेंज यहां पर आ चुका है अक्रॉस मेजर एनबीएफसीज की उनकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहां पर इंक्रीज होगी। बिकॉज कोई भी उनको इतना इजीली उधार प्रोवाइड नहीं करके दे रहा, और जब उन्हें उधार इजीली प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आगे जाके वो भी उधार उतना इजीली नहीं दे पाएंगे, उनके द्वारा भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रियल इकोनॉमी के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहां उस प्रकार के लोन्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम जो कहते हैं ना कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस प्रकार की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं कर पा रहा है अपनी जीडीपी में, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हमारा जो फोकस है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के ऊपर ज्यादा जा चुका है, उनकी कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में ज्यादा जा चुकी है, राइट? तो हालांकि अगर इस पूरे सेक्टर को ऑब्जर्व किया जाए इंडियन इकोनॉमी केस में कितना कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल सा सवाल आपके लिए यहां पर रखा गया है कि इनमें से कौन सी आपकी एक्टिविटी जो कि सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करती है, सिंपल सा सवाल, राइट? तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर यहां पर कर पाए। एंड फर्दर जितने भी लोग यहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमी सब्जेक्ट अगर उनको कोई डाउट्स लगते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल जहां पर हम करंट अपडेट्स मॉक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है। एंड करंटली जितने भी लोग 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत लिमिटेड दिन यहां पर बचे हैं, सिलेबस कवर कर चुके हैं बट रिवीजन में दिक्कत आ रही है, दैट इज द पॉइंट जहां पर आप सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम के साथ एनरोल कर सकते हैं। रैपिड तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी क्रैश कोर्स कवरेज यहां पर की जाएगी, फुल रिवीजन विद करंट अफेयर्स यहां पर किया जाएगा। एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, राइट? सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, बिकॉज इसी पर्टिकुलर बैच में आपको मेंटरशिप सपोर्ट, 75 थीमेटिक टेस्ट यहां पर दिए जा रहे हैं ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच की जा सके, और जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करें तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर एंटर करें। तो नया बैच यहां पर शुरू होने जा रहा है 12 फरवरी से। कोड आप यूज कर सकते हैं एनर्जी लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड सिंस एक मेंटरशिप सपोर्ट यहां पर है, तो जो प्रीलिम से पहले कोल्ड फीट का कंसर्न रहता है, हम उस कंसर्न को भी यहां पर एड्रेस कर पाते हैं, राइट? अब देखिए ना किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन, करंटली पहले लोग कहां सेव करते थे पैसा, एफडी में करवा लिया, कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी वहां पर खरीद ली, गोल्ड वहां पर खरीद लिया। अब ट्रेंड क्या चेंज हो चुका है, एसआईपीज में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो एवरेज अगर मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन यहां पर देखी जाए 6 गुना बढ़ चुकी है 2016-17 से लेकर 2024-25 में। क्यों भैया? सभी लोग उस चीज के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म गेन्स हर किसी को चाहिए, है ना, कि सभी को यहां पर फोकस है कि नहीं चलो इसके ऊपर फोकस किया जाए। एंड रिटेल सेक्टर की पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ती जा रही है सिनेरियो में। इट इज नॉट जस्ट द कंपनीज हु इज बेसिकली गेटिंग फाइनेंशियलाइज्ड, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास मीन्स है, अब वो भी इस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही फाइनेंशियल टूल्स में कर रहे हैं जहां से उनको क्विक बेनिफिट्स यहां पर मिल सके। ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर और जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, इसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की हम यहां पर बात करें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी रेशियो का जो 17 ईयर हाई है, उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रेजेंस है? सबसे ज्यादा भैया इसी पर्टिकुलर सेक्टर का प्रेजेंस है। तो जहां पर एक और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही, वहीं दूसरी ओर ये जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस है, ये इस तरीके से यहां पर ग्रो कर रहा है कि भैया नए रिकॉर्ड्स यहां पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, राइट? फर्दर अगर हम देखें कि इंडिया के जो बीएफएसआई सेक्टर है 50 फोल्ड 50 गुना ये बढ़ा है 20 सालों में, 50 गुना बढ़ा है ये 20 सालों में। और वहीं जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी, अगर 20 साल पहले देखा जाए तो हार्डली जीडीपी में 6% की कंट्रीब्यूशन थी, अब वही इनकी कंट्रीब्यूशन अगर देखी जाए रिसेंटली
27% ऑफ द जीडीपी तक यहां पर पहुंच चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा यहां पर पहुंच चुकी है। सो दैट इज द पॉइंट कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कर रहा है। इट इज अ वेरी गुड थिंग, वी वांट इट टू ग्रो, बिकॉज यही सेक्टर फिर आपकी रियल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। बट अगर वो नहीं करेगा या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ही क्रिएशन यहां पर होती रहेगी जो कि किसी भी तरीके से रियल इकोनॉमी को हेल्प नहीं करेंगे, सो दैट इज द पॉइंट जब हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई के डाउनफॉल या एमएसएमई का क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी की लिमिट, ये सारे कंसर्न्स यहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों आज भी हम इस प्रकार की अपनी मतलब कितना बड़ा फिनोमिना रहा है 2025 में कि जहां हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी का टैग हमें यहां पर मिला है, करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, राइट। चाइना जैसे देश यहां पर जब उनकी करेंसी उन्होंने खुद डिवैल्यू करी, उन्होंने फायदा उठाया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, बट हम क्या फायदा उठा पाए उस चीज का? हम नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस प्रकार की R&D की जरूरत है वो हम नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस बजट के द्वारा बहुत एक प्रॉमिसिंग टर्न ऑफ इवेंट्स कह लीजिए, स्कीम्स कह लीजिए, पॉलिसीज कह लीजिए, वो देखने को मिल रहा है कि जहां पर एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग को PLI के बियॉन्ड यहां पर देखा जा रहा है। हम चाहते हैं वो इनोवेशन यहां पर लाना ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पर ग्रो कर सके, इंडस्ट्री यहां पर ग्रो कर सके, रियल इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर सके, और उसके थ्रू हम उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट, उस प्रकार का अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे यहां पर रीप करना है, कैसे उसके बेनिफिट्स को निकालना है, ये सारे पॉइंट्स हम यहां पर कवर कर सकें, राइट। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एंड सिंस जो सेक्टर यहां पर ज्यादा पैसा कमाएगा भैया, उसको उतना ज्यादा उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो अगर देखा जाए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो उस केस में कौन सेक्टर से ज्यादा पैसा यहां पर मिल रहा है? तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा, सर्विस सेक्टर भैया 16%, राइट। 15 सेक्टर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग 7%, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 3%, कंस्ट्रक्शन बहुत लिमिटेड 5%, मैन्युफैक्चरिंग और कम। द पॉइंट इज कि जो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग फैक्टर्स हैं, जो जितने भी यहाँ पर उस प्रकार का एक हमारे लिए रियल इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन को और बढ़ा सकते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी जो ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा कम देखने को मिलती है। एंड द पॉइंट इज व्हाट कि जिस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, उनकी डोमिनेंस आने वाले समय में पूरी की पूरी इकोनॉमी को हर्ट कर सकती है, जैसे कि हमने डिफरेंट नेशंस की इकोनॉमीज में एग्जांपल्स के तौर पर देख लिया है, राइट। कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन वो एविडेंट हैं एडवांस इकोनॉमीज में, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। यही चीज इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भी कही गई कि इस चीज को हमें यहां पर अवॉइड करना है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम यहां पर फोकस कर सकें। और जो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में कोई मेजर चेंज हमें नहीं लेके ला पा रहा, जो मेजर चेंज हम यहां पर नहीं देख पा रहे, इस शेयर को यहां पर बढ़ाया जा सके, हम एम्प्लॉयमेंट यहां पर क्रिएट कर सकें, हम अगर करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है तो उसका बेनिफिट यहां पर ले सकें, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जिसके बेसिस पर इंडिया को कहीं ना कहीं रीअलाइन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर लाना चाहती हैं। बिकॉज जो हमने जो 4 स्टेजेस वहां पर डिस्कस किए थे ना, दिस 4 स्टेजेस, दीज वंस, कि आपका लेवरेज जब एसेट बबल्स यहां पर क्रिएट होते हैं, शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर फोकस जाता है, इनइक्वालिटी के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। हम नहीं चाहते कि 4th स्टेज या 4th पिलर यहां पर आना शुरू हो जाए, जहां पर पॉलिसी भी मार्केट ड्रिवन हो जाए, कि मार्केट को बचाना है, मार्केट के क्रैश को फॉल होने से रोकना है, उसके बेसिस पर ना चला जाए। हमारी पॉलिसीज रियल इकोनॉमी के बेसिस पर ही यहां पर फॉर्मुलेट होनी चाहिए, ताकि उस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ हम यहां पर देख सकें और उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज हम यहां पर कर सकें। बिकॉज इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है भैया, अगर उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया तो एसेट के बजाय लाइबिलिटी में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 कोर प्रिंसिपल्स यहां पर हो सकते हैं कि डेफिनेटली फाइनेंस एक बहुत मेजर रोल यहां पर प्ले करेगा लोगों के लिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, बट फाइनेंस को रियल इन्वेस्टमेंट को भी फॉलो करना चाहिए, कि हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर फोकस करना है उन सेक्टर्स के लिए जो कि उस प्रकार का प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ बड़े जो हमारे देश में कंपनीज और स्टार्टअप्स बने वो फाइनेंशियल सेक्टर में बने, चाहेंगे हम कि बने, बट उनका सिर्फ और सिर्फ वही उनका रोल ना रहे, उसके चलते और भी उस प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन यहां पर आए, जहां से एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी आपके रिटेल बोरोअर्स हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ को देख के बहुत ज्यादा लुभावित हो जाते हैं कि भैया हम भी अपना पैसा लगाएंगे, कितना ज्यादा कंसर्न हमें देखा है कि हमने जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, कितने सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा गवा दिया है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहां पर रखना पड़ेगा, डिजिटल लेंडिंग के ऊपर एक रोक यहां पर लगानी पड़ेगी, एंड पेशेंट कैपिटल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा देन द स्पेकुलेशन।
पेशेंट कैपिटल मतलब कि जहां से आपका कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जहां से हम कुछ फंडामेंटल चीज क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। स्पेकुलेशन के ऊपर बिलीव ना करें कि भैया ये चीज होने वाली है, कि आपका जैसे बजट के केस में हम देख लेते हैं कितना स्पेकुलेटिव माहौल वहां पर रहा कि जिसकी वजह से दोनों इंडेक्सेस में हमें फॉल देखने को मिला। एंड देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर पॉइंट कि जहां पर आपके रियल वर्ल्ड आउटकम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हमें फाइनेंशियल सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, बट उस फाइनेंशियल सक्सेस का इंपैक्ट फिर रियल इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ना चाहिए, तब जाके वो एक होलिस्टिक, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम यहां पर बात कर पाएंगे, राइट। तो वी डू नॉट वांट कि हमारे देश के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहां पर बनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बड़े प्लेयर्स उस प्रकार से कोशिश करें कि रियल इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहां पर लाई जाएं। हमारे देश के कॉर्पोरेट्स इतना लंबा समय से प्रॉफिट्स यहां पर बुक कर रहे हैं। 2020 के बाद, अगर कोविड के बाद देखा जाए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में एक इंक्रीज यहां पर आया है। नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट दैट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इनटू द रियल इकोनॉमी। आई नो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट कि जहां पर जो एक आदत लग चुकी है बहुत सारी कंपनीज को मैसिव प्रॉफिट्स कमाने की, वो मैसिव प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। बट नाउ इज द टाइम जब हम शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बीच का जो ट्रेड ऑफ है उसे यहां पर बहुत सोच समझ कर चूज करें। बिकॉज शॉर्ट टर्म गेन्स आप कर लेंगे, बट उसके से जो लॉन्ग टर्म अनसस्टेनेबिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज समथिंग जिससे फिर आने वाले समय में कोई भी कंपनी जितना मर्जी काम कर ले वो नहीं कर पाएगी, राइट। बिकॉज इन दी एंड कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी किससे बनती है? वहां के लोगों से बनती है। वहां के लोगों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी डिमांड नहीं क्रिएट करेगा। सरकार को फ्री फंड में चीजें वहां पर बांटनी पड़ेंगी। तो बहुत ही एक डिलेमा वाला पोजीशन है करंटली इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर भी यहां पर हाईलाइट कर चुका है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को हमने पहले भी देख लिया है कि उसके कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं। तो दैट इज समथिंग जो कि इंडिया को भी यहां पर अवॉइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर काम किया जाता है, बट आई होप आप सभी के लिए इस सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर मिला हो। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।